नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछला लेक्चर अपलोड कर दिया था, पहला ही लेक्चर मैंने अपलोड किया है पॉलिटिकल सिस्टम का। उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट मुद्दों पर बात करते हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ताकि ये लेक्चर भी आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो पिछला लेक्चर हमने कहां छोड़ा था, हम वो देखते हैं। पिछला लेक्चर हमने छोड़ा है कि डिफरेंट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड में जो डिफरेंट सिस्टम है, और कैसे सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम। तो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड। हमने जब वर्ल्ड में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम की बात की थी तो तीन पॉलिटिकल सिस्टम हमें मिले थे, फेडरल सिस्टम, यूनियन सिस्टम एंड द थर्ड वन इज यूनिटरी सिस्टम। इज दैट क्लियर। अब जो क्वेश्चन मैंने आपके दिमाग में डाला था पिछले लेक्चर में वो ये था कि ये तीनों व्यवस्थाएं हैं, उन तीनों व्यवस्थाओं में से भारत ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया है, ये हमें कहीं ना कहीं देखना है। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में कैसा सिस्टम वर्क करता है। इज दैट क्लियर। लेकिन इसको समझने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको छोड़ा था कि ये मैं अगले लेक्चर में करवाने वाला हूं। वो इंपॉर्टेंट मुद्दा कौन सा है कि जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप्स के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उन डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम का रीजन क्या है, क्यों दुनिया में डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम है, क्यों अमेरिका में यूनियन सिस्टम है, क्यों अमेरिका में कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम है जिसमें मैंने यूनियन सिस्टम में क्या बताया था आपको, अमेरिका की अगर आप पर्टिकुलर बात करें तो क्या सिस्टम था, अविनाशी संघ और अविनाशी राज्य। ना तो राज्य मिलकर संघ को खत्म कर सकते हैं, ना संघ राज्य को समाप्त कर सकता है। और आपने देखा तो मैंने आपको समझाया है उसमें। ठीक, तो क्यों सिस्टम की जरूरत वहां पर पड़ी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह होती है। सिर्फ ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या सिस्टम बताया था मैंने, यूनिटरी सिस्टम। क्या जरूरत थी कि ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था की जरूरत पड़ी, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम का रीजन क्या है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम के रीजंस की अगर आप बात करें तो पर्टिकुलर उसके रीजंस आपको चार मिलेंगे। पहला रीजन होता है भौगोलिक कारण, मतलब ज्योग्राफिकल रीजन या ज्योग्राफिकल कॉजेस। ठीक, सेकंड अगर आप बात करें तो सेकंड आपको मिलेगा सामाजिक कारण, मतलब सोशल कॉजेस। ठीक, थर्ड की अगर आप बात करें तो थर्ड आपको मिलेगा आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल कॉजेस। ठीक, और फोर्थ की अगर आप बात करें तो फोर्थ आपको मिलेगा राजनीतिक कारण, मतलब पॉलिटिकल कॉजेस। ये चार आपको मिलेंगे, भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। कहीं ना कहीं अगर हम पर्टिकुलर से बात करें, जैसे पीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन करता है, जिस तरीके से एमपीपीएससी कई बार क्वेश्चन करता है, पर्टिकुलर कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, ये कारण लिखिए 3 नंबर में। तो देखिए आप, भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। किसी भी कंट्री में जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम है, उनके पीछे ये रीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें हम एक और रीजन को ऐड कर सकते हैं, वह है सांस्कृतिक कारण, कल्चरल कॉजेस। ठीक, अब देखिए इन चारों पर बेस्ड दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम बनते हैं। इन चारों के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया ने कैसा सिस्टम अपनाया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो इन चारों के आधार पर अगर हम देखें तो इंडिया ने कैसा सिस्टम अपनाया है, इंडिया ने जो सिस्टम अपनाया है वो ये है। और अच्छी बात यह है कहीं ना कहीं कि जब इंडिया का संविधान बन रहा था, जब इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो रहा था, उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर दुनिया के जो पश्चिमी देश हैं, उन पश्चिमी देशों में अधिकांशतः जगह पर संविधान का निर्माण हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो चुका था, पॉलिटिकल सिस्टम ग्रो कर चुका था। तो उस स्थिति में इंडिया ने वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, लगभग 61 देशों के संविधान को स्टडी किया। उन 61 देशों के संविधान को स्टडी करने के बाद वहां से जो जो चीजें भारत के लिए उपयोगी थी, विथ व्हाट, बदलाव, चेंजेस, बदलाव के साथ। मैं नहीं कह रहा हूं कि सेम टू सेम उठा लिया। जब हम आगे पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमने अगर कहीं ना कहीं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है मौलिक अधिकारों में, तो क्या मौलिक अधिकार पूरे के पूरे अमेरिका के जैसे ही हमारे यहां पर हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, यूएसएसआर को फॉलो किया मौलिक कर्तव्यों के मामले में, तो क्या मौलिक कर्तव्य बिल्कुल यूएसएसआर जैसे हमारे यहां पर है? वो हम आगे देखेंगे कहीं ना कहीं पर कि क्या सिस्टम पूरा वैसा का वैसा ही है। इज दैट क्लियर?
तो कहीं ना कहीं जब हम आगे इसको देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि पूरा सिस्टम सेम टू सेम वैसा का वैसा नहीं है, हमने वो चीजें उठाई हैं बट कुछ चेंजेस के साथ, क्योंकि चेंजेस जरूरी थे। वाई? अब जब भी क्वेश्चन आता है कि चेंजेस जरूरी क्यों थे, तो मोटे तौर पर अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन डिफरेंट होती है अदर कंट्रीज में। तो इंडिया में भी डिफरेंट थी। अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो क्या अमेरिका जैसी ही इंडिया की कंडीशन थी? बिल्कुल नहीं। क्या ब्रिटेन जैसी ही इंडिया की कंडीशन थी? बिल्कुल नहीं। हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारे यहां पर काफी ज्यादा है, सामाजिक सोशल डाइवर्सिटी तो हमारे यहां पर काफी ज्यादा है अगर हम देखें तो पर्टिकुलर, क्योंकि हमारे अपने कई सारे मुद्दे हैं, जैसे सांस्कृतिक मुद्दे हैं, जातिगत मुद्दे हैं, भाषाई मुद्दे हैं, कितने सारे मुद्दे हैं। जब आगे संविधान सभा पढ़ेंगे तो वहां पर आएंगे सारी चीजें। जो पॉलिटिकल स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर जो हैं वो आपका सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम से परिचय है, जिसमें मैं आपको ब्रीफ में समझा रहा हूं, शॉर्ट में समझा रहा हूं और आपका कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। जब फिर हम आगे टॉपिक बाय टॉपिक उसको पढ़ते चलेंगे तो चीजें आपको माइंड में क्लियर रहेंगी बिल्कुल कि मैंने किन किन मुद्दों के लिए कौन कौन सी चीजें आपको समझाई थी। तो देखिए, इन चारों स्थितियों के कारण भारत ने ना तो कंप्लीट फेडरल सिस्टम को फॉलो किया, यूनियन सिस्टम को फॉलो किया, और ना ही कंप्लीटली यूनिटरी सिस्टम को फॉलो किया। हमने फॉलो किया इंडिया में अर्ध संघात्मक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था को फॉलो किया है? अर्ध संघात्मक व्यवस्था को, मतलब हमने कहेंगे क्वाजी फेडरल सिस्टम को फॉलो किया है। मतलब हमने एक नई तरह की व्यवस्था को ही जन्म दिया है, हम ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन वो नई तरह की व्यवस्था किन व्यवस्थाओं से उपजी है, मतलब किन सिस्टम से आई है? जो न्यू सिस्टम है, वो न्यू सिस्टम हमने जो बनाया है, वो न्यू सिस्टम किन सिस्टम से अराइज हुआ है? वो ओल्ड सिस्टम से ही अराइज हुआ है। हमने इस कंट्री के सिस्टम को भी देखा, हमने उस कंट्री के सिस्टम को भी देखा, हमने फला कंट्री के सिस्टम को देखा। जब सारी कंट्रीज के सिस्टम को देखा तो हमने ये देखा कि हमारे इन चारों कारणों में वो चीज कहां फिट होती है। इज दैट क्लियर? तो हमने उस हिसाब से अर्धसंघात्मक व्यवस्था को अपनाया। अब अर्धसंघात्मक व्यवस्था में क्या है? हम अगर अर्धसंघात्मक व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहां पर, अगर मैं संविधान के आर्टिकल 1 की बात करूं तो आर्टिकल 1 में लिखा है यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है? राज्यों का संघ। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। मतलब हमारे यहां पर जो संघ बना हुआ है वो राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बिकॉज हमने यहां पर यूनियन वर्ड का यूज किया है। इज दैट क्लियर? तो हमारे यहां पर जो राज्य बने हैं वो राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि राज्य मिलकर संघ को समाप्त कर सकते हैं, ऐसा हमारे यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन संघ को ये शक्ति है, संघ को ये पावर है कि अगर वो चाहे तो राज्यों की सीमाएं, उनकी भौगोलिक स्थितियां, इनमें कहीं ना कहीं अगर जरूरत है तो बदलाव कर सकता है। लेकिन उसकी प्रोसीजर क्या होगी हम आगे के लेक्चर्स में उसको देखेंगे। तो यूनियन ऑफ द स्टेट राज्यों का संघ है, मतलब हम जो हमारे राज्य हैं वो राज्य मिलकर हमारे संघ का बंटवारा नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? चलिए हम देखते हैं आगे, हम कहीं इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखें, अगर आगे इसमें हम पर्टिकुलर बात करें तो इन सब चीजों का क्लियर होने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया ने सिस्टम क्यों अपनाया, वो तो क्लियर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये है कि इंडिया ने अर्ध संघात्मक व्यवस्था को फॉलो तो किया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन, फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल सिस्टम है बट सेंटर कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इंडिया के कंडीशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये लाइन बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। संघीय व्यवस्था है लेकिन सशक्त केंद्र के साथ। संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। संघीय व्यवस्था है कैसे केंद्र के साथ? सशक्त केंद्र के साथ। संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र के साथ है, इसका मतलब यह है कि हमारे यहां पर जो सूचियां हमने बनाई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक, जब इन तीनों सूचियों को आप देखते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जब इन तीनों लिस्टों को आप स्टडी करेंगे तो यूनियन लिस्ट में किसके सब्जेक्ट हैं? यूनियन के, मतलब संघ के विषय हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट में राज्य के विषय हैं,
और कॉन्करेंट लिस्ट में वो विषय है, समवर्ती सूची में वो विषय है जिस पर कहीं ना कहीं इन दोनों के अधिकार हो जाता है। ठीक, इज दैट क्लियर? लेकिन जब इसे हम डेप्थ में स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी किसी भी तरीके से कोई मुद्दा नेशनल इशू का अगर हो जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा अगर हो जाता है, तो उसमें कई बार जो राज्य है उसके मामले में कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में जब कोई विवाद की स्थिति होती है, डिस्प्यूट्स की स्थिति होती है, उस समय कॉन्करेंट लिस्ट में अंतिम निर्णय किसका मान्य होता है? संघ का। अगर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है तो कहीं मामला कहां चला जाएगा? जुडिशरी। इज दैट क्लियर? तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं संघ, यूनियन मतलब केंद्र, सेंटर हमारे यहां पर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए बोल रहा हूं सशक्त केंद्र के साथ, मतलब विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ। इज दैट क्लियर? और एक और बात यहां पर यह है कि इस कंसेप्ट से हमें एक चीज यह सीखने के लिए मिलती है, कहीं ना कहीं इंडिया का जो सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम की तरफ झुका हुआ है। इसको देखते हुए हमेशा लगेगा बिल्कुल, तो मतलब हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि हमने यहां पर इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा किया, पावर ऑफ डिवीजन का कंसेप्ट अपनाया, पावर ऑफ डिवीजन का कंसेप्ट हमने अपना के रखा है, शक्तियों का बंटवारा हमने यहां पर किया हुआ है, मतलब हम कहेंगे फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, यूनियन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पर कहेंगे इस हिसाब से अगर हम देखें तो यूनिटरी सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं, और दोनों का मिक्स है। तो दोनों का मिक्स है तो क्या हो गया? अर्धसंघात्मक व्यवस्था। और अभी चीज जरूरत क्यों थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, मैं इसको समझा देता हूं आपको इसकी जरूरत क्यों है। क्योंकि भारत, देखिए जरूरत मतलब ये सारों चीजें, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये चारों स्थितियों के हिसाब से अगर आप देखेंगे और सांस्कृतिक विविधताओं के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया में सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया के अपने ही अलग अलग स्टेट्स के भाषाई मुद्दे हैं, जातिगत मुद्दे हैं, सोशल इश्यूज है, कई सारे मुद्दे भारत में हैं। भौगोलिक इश्यूज उनके हैं, ज्योग्राफिकल मुद्दे उनके अपने आप में हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, ठीक है, आर्थिक मुद्दे हैं। तो इन सभी को कहीं ना कहीं देखते हुए हमने ऐसा सिस्टम अपनाया कि वो सभी कहीं ना कहीं सारे वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संतुष्ट कर ही दिया है, पर मैं ये कहना आपसे चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमने ऐसी व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया जो सारे लोगों को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने का प्रयास करे। तो उसी प्रयास के लिए हमने अर्धसंघात्मक व्यवस्था को जन्म दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि संघ की एकता, अखंडता, पूरे इंडिया की एकता और अखंडता को बचाकर रखने के लिए हमने कहीं ना कहीं इसमें यूनिटरी सिस्टम के तत्वों को भी अपना लिया। इसलिए तो अर्धसंघात्मक है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था उस समय जब अंग्रेज हमारे यहां से गए थे तो उनका कहना था कि इंडिया का बल्कनाइजेशन हो जाएगा। जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर हुए उनके बाद, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो बाल्टिक कंट्रीज नेशंस थे उनका क्या हुआ? वो नेशंस आपस में बढ़ गए, पूरा साम्राज्य आपस में बढ़ गया, छोटे छोटे देश बन गए, वहां पर बहुत छोटी छोटी कंट्रीज बन गई। ऐसा ही उन्होंने इंडिया के बारे में बोला था कि इंडिया भी आजादी के बाद बहुत छोटे छोटे देशों में बढ़ जाएगा, स्टेट्स में नहीं, देशों में बढ़ जाएगा। लेकिन हमने इस तरीके का सिस्टम डेवलप किया कि हमने हमारी एकता और अखंडता को बचाए रखा। इज दैट क्लियर? एकता एवं अखंडता। तो हमारे यहां पर हमारे संघ की एकता और अखंडता, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचाकर रखने के लिए हमने कहीं ना कहीं इसमें यूनिटरी सिस्टम के तत्वों का भी समावेश कर दिया। इज दैट क्लियर? ताकि समय पड़ने पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मजबूत रहे और राज्यों को अपने से अलग ना होने दे। इज दैट क्लियर? तो कहते हैं यूनिटरी सिस्टम के तत्व इसमें मौजूद है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब आगे पूरा टॉपिक में सेपरेटली आपको पढ़ाऊंगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन यहां पर मैं बता दे रहा हूं आपको कि जब देश में इमरजेंसी लगती है, आपातकाल जब लगता है, तो उस आपातकाल के समय ये भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है, यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्यूरिंग इमरजेंसी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बिना किसी संविधान संशोधन के, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बिना किसी संविधान संशोधन के, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में कौन सी इमरजेंसी लगती है? नेशनल इमरजेंसी। तो जब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उस राष्ट्रीय आपातकाल के समय इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो अपने आप कंप्लीटली तरीके से यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है
मैं यहां बता दे रहा हूं आपको ऊपर, तो फेडरल सिस्टम है वो कंप्लीटली किसमें चेंज हो जाता है, यूनिटरी सिस्टम में, मतलब संघीय व्यवस्था किसमें, एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है बिना किसी संविधान संशोधन के, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में थोड़ी सी स्पीड में ज्यादा रख रहा हूं, उसका रीजन ये है कि पिछला लेक्चर आप समझ चुके हैं और पिछला लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिएगा तो ये चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इन्हीं सब मुद्दों पर बात आगे भी होने वाली है। सिर्फ मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं इन सब चीजों से कि ये सब चीजें क्या क्या हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी बिल्कुल, कि इंडिया में अर्धसंघात्मक व्यवस्था अपनाने के पीछे के रीजंस क्या क्या है, ये सारे उसके रीजंस हैं, उसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब इस सिस्टम के बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है कि दुनिया में शुरुआत से लेकर अब तक कैसे कैसे सिस्टम चले हैं और भारत में किन किन सिस्टम्स का कहीं ना कहीं समावेश है, कौन कौन से सिस्टम इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, मतलब गवर्नमेंट के कितने सिस्टम्स इंडिया में होते हैं, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा आप, अगला टॉपिक है, प्लीज आप नोट्स बिल्कुल बनाते हुए चलें, जिस तरीके से मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूं आप की पॉइंट्स बनाते हुए चलिएगा साथ में, ताकि आपको बाद में पढ़ते टाइम समस्याएं ना हो, ढूंढना ना पड़े चीजें कि कहां है कहां से मिलेंगी, ये सारी चीजें बीच में ना हो, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आप कंप्लीटली जो की पॉइंट्स हैं वो बनाते हुए चलें। और की पॉइंट्स के साथ मैं भी एक दिन स्ट्रेटेजी पर जिस दिन बात करूंगा सब्जेक्ट्स की, जो सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उन सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी के टाइम पर मैं आपको काफी कुछ चीजें और भी समझाऊंगा, लेकिन आप सब्जेक्ट से थोड़ा सा परिचित हो जाए, उसके बाद हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। तो देखिए अगला जो टॉपिक आपका आता है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने का प्रयास करिएगा। डिफरेंट वही टॉपिक है लेकिन मैं इसको और ज्यादा थोड़ा सा डेप्थ में समझा रहा हूं, क्योंकि इसके पहले जो हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर, लाइन को अच्छे से समझ लीजिएगा, केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम राज्य व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो तीन तरह की राज्य व्यवस्थाएं समझा चुका हूं, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक, फेडरल, यूनियन और यूनिटरी, ये हम समझ चुके हैं। और उसी सेंटर स्टेट रिलेशंस के आधार पर इंडिया का सिस्टम कैसा था, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सेंटर स्टेट रिलेशंस पर बेस्ड इंडिया का सिस्टम कैसा था, अर्ध संघात्मक, ये मैं आपको बिल्कुल समझा चुका हूं। रीजंस क्या है, रीजंस भी मैं बता चुका हूं, रीजंस 4 हैं, वो चारों रीजन यहां पर भी आएंगे, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वही चारों रीजन यहां पर भी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम मतलब क्या होगा, विभिन्न प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं, मतलब विभिन्न प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं आप देखने का प्रयास करिए, कोशिश कीजिएगा कि चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो। ध्यान से सुनिएगा, देखिए दुनिया में कई तरह के सिस्टम चले हैं, जैसे बहुत पहले चलता था मोनार्की, हमारे यहां पर भी था, और जब हम संविधान का इतिहास पढ़ेंगे, जब विश्व के संविधान का इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा, तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है उस वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक में आप देखेंगे कि जो मोनार्की है उस मोनार्की को किस तरह से या किस तरह से ब्रिटेन ने किसमें कन्वर्ट किया, संसदीय शासन व्यवस्था में कन्वर्ट किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कन्वर्ट किया। इज दैट क्लियर? इंग्लैंड रिवॉल्यूशन उसके बाद हुआ, जिसे हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं, 1688, ये सारी चीजें आगे देखेंगे आप, लेकिन उससे पहले हम अगर मोनार्की की पर्टिकुलर बात करें तो इसका हिंदी क्या होता है, राजतंत्र। हिंदी क्या है, राजतंत्र। इज दैट क्लियर? इसी को मैं बोल सकता हूं डिक्टेटरशिप, तानाशाही, क्या बोल सकता हूं, डिक्टेटरशिप, तानाशाही। इसी को मैं बोल सकता हूं कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी, तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। निरंकुश तंत्र, कैसा तंत्र, निरंकुश तंत्र। मोनार्की हिंदी क्या हो गया, राजतंत्र, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, ऑटोक्रेसी, निरंकुश तंत्र। मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें कहीं ना कहीं राजा वंशानुगत हो, क्या कहलाती है, मोनार्की। और अगर वही राजा या वही शासक जो भी है राजा, अगर वो अपने ही मन की करे, मतलब उसमें निरंकुश तंत्र के गुण हो, वो किसी की ना सुनता हो, निरंकुशवादी हो, उस पर कोई अंकुश ना हो, तो ऑटोक्रेसी कहलाता है। जहां पर ऑटोक्रेसी वहीं पर क्या होती है, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? अब अगर हम पर्टिकुलर यहां बात करते हैं आगे इसी में,
तो देखिए, अगर और दुनिया में सिस्टम्स की बात करें तो कई सारे सिस्टम कैसे रहेंगे, जैसे एक और आता है ओलिगार्की। नेक्स्ट सिस्टम कौन सा है? ओलिगार्की, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुटतंत्र। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? गुटतंत्र पर्टिकुलर बोल रहे हैं। जैसे गुटतंत्र की अगर आप पर्टिकुलर बात करते हैं तो गुटतंत्र में क्या है? गुटतंत्र का मतलब यह होता है कि पर्टिकुलर कुछ ही ग्रुप्स हों, ठीक है, कुछ ग्रुप्स या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, मतलब बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज जिनका उस देश की या राज्य की व्यवस्था पर कंट्रोल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? गुटतंत्र या ओलिगार्की। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसी में आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हिंदी क्या होता है? लोकतंत्र, जहां पर जनवादी सरकारें रहें, ठीक है, लोगों को अधिकार काफी ज्यादा मिले रहे, लोगों के अधिकार सुरक्षित रहे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहे, ये सारी चीजें। डेमोक्रेसी तो आप बहुत डेप्थ में आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये लोकतंत्र के गुण है कहीं ना कहीं। इज दैट क्लियर? तो पहली व्यवस्था मोनार्की, दूसरी ओलिगार्की, गुटतंत्र, थर्ड है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसका एक और वर्ड इसमें आगे आता है, एक और व्यवस्था हो सकती है। एक और व्यवस्था हम बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। समझते जाइएगा ध्यान से, मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी मतलब मेरिट से रिलेटेड, मतलब योग्यता, तो उसका हम बोलते हैं योग्यता तंत्र। मैं क्यों समझा रहा हूं आगे आप देखेंगे। एक क्वेश्चन यहां से अराइज होगा मेंस के हिसाब से, जो सब बिल्कुल देखने का प्रयास करेंगे कि हमें किन किन चीजों का रेफरेंस देकर वहां पर आंसर राइटिंग करनी रहेगी, वो कौन कौन से कंसेप्ट वहां पर कोरिलेट होते हैं। मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? योग्यता तंत्र। मेरिटोक्रेसी, ध्यान रखिएगा, योग्यता तंत्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, इसी में अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है थियोक्रेसी। जब से आप देखेंगे एक और वर्ड आएगा थियोक्रेसी, और थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और कुछ जो पर्टिकुलर मतलब जहां पर बहुवादी लोग, जो एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से अगर वो तंत्र चलने लगे, उनकी धार्मिक मान्यताओं को मान्यता ज्यादा दे। जैसे कुछ देशों में इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक नेशंस हैं, अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे। जैसे धर्मतंत्र का मैं एग्जांपल देना चाहूं तो अभी मैं दे सकता हूं वेटिकन सिटी, ठीक है, और ये बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल्स हैं इसके, और एक और है तिब्बत, जैसे एग्जांपल हो सकता है। धर्म के हिसाब से पूरी चीजें चलती हैं, तो धर्मतंत्र वहां पर है। इज दैट क्लियर? इसका एक और वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है, आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन सी चीजें यहां पर है देखते हैं। एक और वर्ड अगला जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? एरिस्टोक्रेसी। क्या बोल रहे हैं हम? एरिस्टोक्रेसी। इज दैट क्लियर? क्या बोला है मैंने? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कुलीन तंत्र। एरिस्टोक्रेसी की अगर बात करें तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब कौन सा तंत्र? कुलीन तंत्र। ठीक, इसके अलावा और कौन से तंत्र हो सकते हैं? एक और बात है जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होती है, वो है, मैं ही आपको बता दूं थोड़ा सा, यहां से आप देखिएगा इसको, यहां मैं समझा रहा हूं आपको। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवादी व्यवस्था, संविधानवादी व्यवस्था। इज दैट क्लियर? और एक और इसी में होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, गैर संविधानवादी व्यवस्था। अब आप देखिए इंडिया का सिस्टम यहां पर किस किस तरीके से इनसे कोरिलेटेड है, हम वो देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, इन्वर्टर चल रहा है, इसलिए बाकी चीजें बंद हैं, तो थोड़ा सा गर्मी का मौसम है, उमस बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए थोड़ा पसीना आ रहा है, लेकिन आप उस पर ध्यान ना दें, आप पर्टिकुलर इस मेहनत पर ध्यान दें कि ये आपको कैसे समझना है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, मैं किसी और देश की बात ना करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो क्या इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इंडिया में इनसे रिलेटेड तत्व आपको दिखाई देते हैं, या इनमें से किस सिस्टम की तरफ इंडिया बहुत ज्यादा झुका हुआ है। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं इंडिया में कुछ समय पर डिक्टेटरशिप हो सकती है। जैसे जब आप पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुमत वाली सरकार होती है हमारे यहां पर,
लेकिन जब किसी एक पार्टी को बहुत ज्यादा बहुमत मिल जाए, मतलब कंप्लीट बहुमत मिल जाए, पूर्ण बहुमत मिल जाए, कंप्लीट मेजोरिटी मिल जाए, तो वो पार्टी कई सारे निर्णय अपने हिसाब से भी कर सकती है अगर उसका लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व अच्छा हो। कंप्लीट प्रतिनिधित्व, कंप्लीट मेजोरिटी अगर दोनों में मिल जाए तो कहीं ना कहीं उसमें डिक्टेटरशिप वाली गुण आ सकते हैं। मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक दोष है। आई बात समझ में? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम की कहीं ना कहीं एक, मैं कह सकता हूं छोटी सी बुराई है कि कई बार वो डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाता है। इज दैट क्लियर? लेकिन कुछ ही समय पर, सारे टाइम पर नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ओलिगार्की, गुटतंत्र। अब कुछ लोगों का ब्लेम है कि भारत में गुटतंत्र चलता है। कैसे? जैसे हमारे यहां पर कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय चुनाव में कहीं ना कहीं, मतलब जो लोकसभा के चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करती है। तो हमारे यहां पर कैसा तंत्र है? गुटतंत्र की झलक भी देखने के लिए मिलती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। उसके अलावा डेमोक्रेसी, हमारा देश डेमोक्रेसी की तरफ काफी ज्यादा झुका हुआ है। जनवादी सरकार हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं होती है, लोगों के अधिकार हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। ठीक, हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा है, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इस अवधारणा पर हम कहीं ना कहीं बल दे रहे हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखें, इसे अगर आप करंट के मुद्दे से कोरिलेट करने की कोशिश करें तो करंट के मुद्दे से कैसे कोरिलेट करेंगे? जैसे भी हमारे प्रधानमंत्री ने बात की किसकी? आत्मनिर्भर भारत की। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि आत्म केंद्रित भारत नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर। लेकिन किस तरीके से? उसमें कहीं ना कहीं धारणा छुपी हुई है वसुधैव कुटुंबकम की। कैसे? जो उन्होंने पूरा भाषण अगर आप सुनेंगे तो उसमें बोला गया है कि हम अर्थ केंद्रित अर्थव्यवस्था से, मतलब मनी ओरिएंटेड इकोनॉमी से हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? मानव केंद्रित इकोनॉमी की तरफ। मतलब इकोनॉमी के केंद्र में कौन होगा? मानव, ह्यूमन। उसका कल्याण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? जब आगे आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में तो आएगा ये कि लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसके अलावा लोक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार। ठीक, इसके अलावा हमारे यहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका, क्योंकि हमारे संविधान का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करती है। और सरकार ने ऐसा कोई बिल ले आई, ऐसा कोई अधिनियम बना दिया जो कहीं संविधान के अगेंस्ट है, संविधान के खिलाफ है, तो उस स्थिति में उसकी रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। तो देखिए अब यहां पर इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे यहां पर डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके भी तत्व देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं योग्यता तंत्र। भारत में अगर आरक्षण को छोड़ दिया जाए, आरक्षण इसका एक अपवाद है, अगर आरक्षण को हम छोड़ दें, रिजर्वेशन को अगर हम छोड़ दें, और रिजर्वेशन क्यों लिया गया है आगे आप देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों वहां पर पड़ी है, तो कहीं इसको आप गलत वे में ना ले, नहीं तो जो ब्लेम आजकल चलता रहता है, जातिगत जो हमले एक दूसरे पर होते हैं आरक्षण की वजह से, वो कहीं सही नहीं है। आप उसको पहले किसी भी मुद्दे को समझे, पूरा जाने, उसके बाद ही कहीं ना कहीं उसमें ब्लेम करने का प्रयास करें। तो मेरिटोक्रेसी, योग्यता तंत्र, अगर आरक्षण रिजर्वेशन को पर्टिकुलर छोड़ दिया जाए तो हमारे यहां पर जनरली मेरिट का सिस्टम चलता है, मेरिटोक्रेसी है, मतलब जिसमें योग्यता है वही व्यक्ति हमारे यहां पर उच्च पदों पर पहुंचता है। इज दैट क्लियर? तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत में योग्यता तंत्र के भी कुछ तत्व देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा धर्म तंत्र, थोड़ा बहुत कहना इसके गुण भारत में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं और जब बहुत ज्यादा पब्लिक किसी ना किसी धर्म की होती है तो थोड़ा बहुत उसका प्रभाव पर्टिकुलर उन क्षेत्रों में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के संविधान में उसको शामिल किया गया, क्योंकि भारत का संविधान कैसा है? भारत के संविधान की अगर आप बात करेंगे तो वो सेक्युलर है, मतलब कि वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता, वो सारे धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक धर्म को नहीं मानता है। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं यही धर्म मेरा है। जैसे इसलिए हम नहीं बोलते कि भारत एक इस्लामिक नेशन है या भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हम ये कभी नहीं बोलते हैं। भारत एक सेक्युलर नेशन है। तो थियोक्रेसी, धर्मतंत्र, लेकिन ये पर्टिकुलर जहां चलता है वो जगह कौन सी है? वेटिकन सिटी और तिब्बत। उसके अलावा एरिस्टोक्रेसी, कई लोगों का ब्लेम है कि भारत, एरिस्टोक्रेसी भी भारत में है। कैसे? जैसे एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, मतलब कुछ विशेष कुलों का राजनीति पर प्रतिनिधित्व होना। जैसे लोग ब्लेम करते हैं केंद्र में गांधी परिवार डोमिनेंस में है,
तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, एमपी में दिग्विजय सिंह एंड सिंधिया परिवार। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स और हो सकते हैं। इनका कहीं पॉलिटिक्स में क्या है, इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। तो कहीं कुलीन तंत्र से लोग इसको जोड़कर देखते हैं। तो ब्लेम है इंडिया पर। कई सारे लोग मतलब जो आलोचना करते हैं, कई सारे लोग आलोचना में बोलते हैं कि भारत में इस व्यवस्था के तंत्र भी हैं। हालांकि हम कौन सी व्यवस्था को फॉलो करते हैं? हम तो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। हम बोलते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, लेकिन हमारे यहाँ पर इसके गुण भी देखने को मिलते हैं, इसके गुण भी, इसके भी और सभी के। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में अगर मैं आपसे बोलूं तो इंडिया में ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवादी व्यवस्था। भारत ने संविधानवादी व्यवस्था को अपना कर रखा है, मतलब हमारे यहाँ पर संविधान सर्वोच्च परी है। मतलब सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। हमारे यहाँ पर जो भी निर्णय, जो भी मुद्दे, जो भी सारी चीजें करी जाती हैं, वो किसको बेस बनाकर करी जाती हैं? संविधान को बेस बनाकर करी जाती है। और उस संविधान का सैद्धांतिक आधार क्या है? डेमोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, भारत की व्यवस्था इन सब तत्वों के मौजूद होने के साथ भी इन दोनों की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। हम कंक्लूजन पर पहुंचना चाहेंगे, क्यों है उसको हम अगले लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, इस लेक्चर को आप बढ़िया तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए और निरंतर पढ़ते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक, बहुत कुछ जरूरी काम हो तभी घर से निकले, बेवजह घर से ना निकले, क्योंकि अभी इंडिया में कम्युनिटी स्प्रिट चल रहा है कोरोना का। तो बिल्कुल आप घर पर रहें, और घर पर भी आप जैसे मोहल्ले आस पड़ोस में भी अगर जा रहे हैं, कहीं भी आपको बहुत जरूरी काम है, दुकान पर भी अगर आप जा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इनका विशेष ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। और किसी भी चीज को मानसिक तौर पर हावी ना होने दें, पढ़ते रहें, निरंतर नया सीखते रहें, क्रिएटिव रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।